one more question is there. I want to ask you that when I think कि जो दूसरे बोर्ड्स हैं वो कुछ घोटाला सा करके हमें मान्यता देते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? संभव नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं संभव है, बिल्कुल नहीं संभव। नहीं, आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है। अगर हम जन्म को ही अपवित्र कर देते हैं तो फिर बच्चे की पवित्रता और उसकी सात्विकता और उसके सत्व की संशुद्धि के बारे में कहां विचार कर पाएंगे। इसलिए संख्या भले कम हो, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन हम मूल्यों के आधार पर बढ़ेंगे, किसी समझौता गलत नहीं करेंगे बोर्ड के साथ। सर क्या इसमें अलग अलग स्ट्रीम रहेंगे, जैसे आर्ट, कॉमर्स? मैंने बोला कि वी विल फॉलो एग्जैक्टली द एनसीएफ पैरामीटर। अगर नई एजुकेशन पॉलिसी होगी तो जाहिर तौर पर स्वाभाविक, अगर आप एनसीएफ पढ़े होंगे, 600 पृष्ठ का एनसीएफ है 2023, उसमें आप अगर पार्ट ए बी सी डी पढ़ लेंगे, पार्ट सी पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो सेकेंडरी 9 to 12 शुरू होगा तो उसमें आपको 8 डोमेन पढ़ाना होगा। ह्यूमैनिटीज भी, मतलब लैंग्वेजेस, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट, सब पढ़ाना होगा 8 डोमेन। तो इसलिए वो हम हल्का सा भी भारत सरकार के एनसीएफ की नीति से इधर उधर नहीं जाएंगे, पूर्णतः वो चीजें देंगे जो एनसीएफ चाहता है। मात्र अंतर ये होगा कि आधुनिक विषय वस्तु के साथ साथ बहुत ही खूबसूरती से उस कक्षा में, उस विषय में, उस पाठ में भारत की ज्ञान परंपरा की पूरी यात्रा को भी बहुत खूबसूरती से निवेशित करेंगे। अंतर सिर्फ इतना है। तो वहाँ पे वैचारिक मतलब होता है, हम जो अपनी भारतीय शिक्षा को भारतीय शिक्षा को लाएंगे तो उन्हें पढ़ाने वाले जो शिक्षक पीछे की वेस्टर्न एजुकेशन के सिस्टम से पढ़ के आ रहे हैं, तो वो उस चीज को कैसे? बैठ जाओ। जब भी किसी व्यवस्था में बदलाव आता है, आप शायद तिवारी जी हैं, तिवारी जी आप हैं, आपका नाम क्या है? सुदर्शन जी। ऐसा है कि जब भी कोई बदलाव आता है ना, पूरी दुनिया इसकी साक्षी है, किसी भी क्रांति की, बदलाव की, तो पुराने के गर्भ से ही अंकुरण होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक व्यवस्था जो चल रही थी उन सबको वहां से हटा दो, रिप्लेस कर दो, फिर दूसरी व्यवस्था लाके खड़ा कर दो, फिर वो व्यवस्था चलाएगा। क्या बाकी सबको कत्लेआम तो नहीं करोगे? दे विल बी हियर, दे विल बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। लेकिन अगर आपने उनको ट्रेनिंग दे दिया ठीक से, आपने उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कर दिया ठीक से, जो हम करेंगे, जो हमसे जुड़ेगा उसको हम बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग कराएंगे, उनकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन भी करेंगे, उनके सारे प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। हम किसी प्रश्न को एब्सर्ड नहीं मानते, किसी प्रश्न को आक्रामक नहीं मानते। किसी के मन में जो भी भाव आएगा वो स्वतंत्र है अपना प्रश्न उठाने के लिए, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर हमें धैर्यपूर्वक देना है और उसी के गर्भ से हमें समाधान भी तलाशना है। तो जो हमारी आधुनिक शिक्षा की फौज है, शिक्षकों की, समर्थ है। मैंने अभी लगभग इस पूरी यात्रा में, जब मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं भारतीय प्रशासनिक सेवा से, उसके बाद मैंने इधर लगभग 3.5 वर्षों में हमने लगभग 4000 प्रोफेसर्स और शिक्षकों से संवाद किया है। कम से कम 28 विश्वविद्यालयों में गया, 10 IITs में गया और स्कूल एजुकेशन के भी शिक्षकों की बड़ी बड़ी कार्यशालाएं करके मैंने बात की। अभिभावकों को भी 10-10 हजार लोगों से बात की। गोवा में भी बात की, बैंगलोर में बात की, हैदराबाद में बात किया, कासगंज में बात की, वाराणसी में बात की, तमाम जगहों में बात किया। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के मन में परिवर्तन की छटपटाहट तो है। हर व्यक्ति के मन में ये सवाल तो क्रोध रहा है कि कोई व्यवस्था में, शैक्षणिक पद्धति में, इसके विषय वस्तु में, इसकी मूल्यांकन पद्धति में कुछ तो बदलाव होना चाहिए।
क्या बदलाव होना चाहिए, कैसा बदलाव होना चाहिए, कैसे बदलाव होगा, उसके लिए एक स्वरूप देना होता है। जैसे आजादी की लड़ाई में सबकी कसमकस थी कि आजाद तो होना चाहिए भारत को, तो कोई बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की धारा को पकड़ा, किसी ने भगत सिंह की धारा को पकड़ा, किसी ने सुभाष जी की धारा को पकड़ा, किसी ने गांधी की धारा को पकड़ा, किसी ने सावरकर की धारा को पकड़ा, लेकिन मंशा तो सबकी एक थी, छटपटाहट थी। तो उसी तरह मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि भारत में अधिकांश लोगों में ये परिवर्तन की ज्वाला कहीं न कहीं अंदर अंदर अग्नि प्रज्वलित है, उसको स्फुलिंग देने की जरूरत है। और वही शिक्षक जिनको आप कह रहे हैं ना, प्रयोग के तौर पर मेरा भी एक अपने गांव में अपना ऋण चुकाने के लिए, कि जिस गांव से पैदा होकर सेवा में आया, मैं वाराणसी का हूं, मैं अगर इसमें कोई वाराणसी का होगा तो जानता होगा, बाबतपुर के पास गांव है मेरा, बरजी, पिंडरा के पास। तो मैंने अपने गांव में एक विद्यालय खोला अपने लोगों का ऋण चुकाने के लिए, जिसमें शिक्षकों को हमने बनारस से बुलाता हूं मैं गाड़ी भेज के, और लड़कियों को 400 फ्री पढ़ाता हूं। तो उन शिक्षकों के मन में भी प्रारंभ में उसी तरह का एक कंडीशनिंग वाला विरोध था, आइडियोलॉजिकल विरोध नहीं था, कंडीशनिंग। लेकिन जब मैंने उनकी एक ट्रेनिंग किया 3.5 घंटे में खुद, कभी हमारे विद्यालय में जाके देखिएगा, वही शिक्षक शिक्षिकाएं हमारी पुस्तक को उतने ही कई मनोयोग से उसको पढ़ाना प्रारंभ कर दिए। देयर इज ए पैराडाइम शिफ्ट इन द प्रोसेस, क्योंकि अंदर से कौन नहीं चाहेगा कि भारत रहे, अंदर से कौन नहीं चाहेगा कि भारतीय मूल्य रहे। अगर कोई विरोध होता है तो छोटे मोटे होते हैं, जैसे किसी के मन में आ जाता है कि कहीं ये भारतीय परंपरा का मतलब जाति व्यवस्था स्थापित करना तो नहीं है, कहीं ये पतंजलि योग पीठ संचालक है तो कहीं आर्य समाज तो नहीं हावी हो जाएगा, सनातन का विरोध तो नहीं हो जाएगा। किसी के मन में आ जाता है इस्लाम या क्रिश्चियनिटी मानने वाले के दिमाग में कि कहीं ये हमारे इस्लाम के प्रति और क्रिश्चियनिटी के प्रति घृणा का संदेश वाहक तो नहीं हो जाएगा। ये सब प्रश्न आते हैं, उनके जायज प्रश्न हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक लाइन में हमने कहा कि भारत की समूची सांस्कृतिक यात्रा का बोध होगा उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में भारत को गढ़ने में जिस पंथ का, जिस कालखंड का जितना योगदान है उसके अनुरूप होगा। अनड्यू वेटेज किसी को नहीं होगा और खारिज कोई नहीं होगा, इसलिए समावेशी होगा। तो आइडियोलॉजी भी मान जाएंगे, लेकिन जब कम्युनिस्ट मान गए हैं, हमारी जो सोशल साइंस की किताब है ना 6ठी की, एनसीएफ ने कहा कि इसका 4 पार्ट होगा, अभी इवेंट नहीं पढ़ाएंगे। पीपुल एंड कल्चर, लाइवलीहुड, ह्यूमन नेचर इंटरकनेक्टेडनेस, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, ये 4 थीम पर 6ठी, 7वीं, 8वीं किताब बनेगी। आप लोग जितनी प्राइवेट पब्लिशर की किताब लिए हैं जरा देख लेना इस थीम पर बनी है क्या। बहुत सारे लोग खरीदे होंगे आप लोग, किसी की नहीं बनी है। हमारी किताब जब इस पर बनी तो बहुत बड़ी चुनौती थी कि किसको लाएं बनाने के लिए। तो हमने जानते हो किसको पकड़ा, जिसको सभी लोग कहते हैं साम्यवादियों का गढ़ है। कौन सा है गढ़ साम्यवादियों का? जेएनयू। जेएनयू के 11 प्रोफेसर्स को हमने नामित किया कि आप बनाओगे हमारी किताब। तो उन्होंने कहा कि आपकी किताब पर प्रश्न नहीं खड़ा होगा। हमने कहा कोई प्रश्न नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आप भारतीय आप भी हैं। आपकी विचारधारा अगर कहीं से प्रभावित है तो इसलिए कि आपने अंदर को पढ़ा नहीं है भारत को। और ताज्जुब की बात यह थी कि उस 11 में 7 पहले से ही भारतीय दृष्टिकोण से अपलावित थे। उन्होंने कहा हमें तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा था कि हम अपनी बात कैसे लिखें। और शेष जो 4 थे वो भी धीरे 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 आ गए बुद्ध के मध्यम मार्ग पर कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। भारत की संस्कृति राजनीतिक रूप से राष्ट्र भले कम रही हो, मौर्य काल में, गुप्त काल में और कभी कभी रही हो, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्र हमेशा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक,
सांस्कृतिक एकात्मता के सूत्र प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक परंपरा, प्रत्येक उत्सव में मिलते हैं। ये बात जेएनयू के प्रोफेसर्स ने भी स्वीकार करके हमारी पुस्तक को जिस तरह से तैयार है आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रामाणिकता भी मिलेगी और भारतीय दृष्टिकोण की प्राधान्यता भी मिलेगी। जी, सबसे पहले तो कार्य प्रोफेसर हैं आप रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा हमारे अंदर प्रश्न है वो आपको पता है। तो हम सभी लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो किताब बेचने के लिए इंक्लूडिंग मी, हम व्यवसाय के लिए नहीं है, ये हमारे बायोलॉजी में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है। हम इलीगल है। अगर हम आपसे कमीशन की बात करते हैं, इलीगल है, किताब बेचना स्कूल का काम नहीं है, शिक्षा देना। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मैंने आपका जो बायोलॉजी है भारतीय शिक्षा बोर्ड का अक्षर से पढ़ा है, जिस दिन पहले दिन वेबसाइट पर आया उस दिन पढ़ा था। अधिकतर प्रश्नों के उत्तर उसमें है, केवल एक प्रश्न का उत्तर मुझे उसमें नहीं मिला कि जो एनओसी का शब्द उसमें दिया गया है, जैसे कि सीबीएसई में पहले एनओसी को जो बेसिक शिक्षा का हमारा कार्यालय है, हम वहाँ से एनओसी सीबीएसई की ले सकते हैं। सीबीएसई ने उसमें चेंज कर जेडी ऑफिस में रखी, प्रशासन से एनओसी की। तो इस बोर्ड में वो एनओसी कहाँ से है, बेसिक से है या जेडी से? बैठ लिए। ऐसा है, जब ये बोर्ड बना था उसकी पूरी स्टोरी बता देता हूं आपको। तो उसमें शिक्षा चूंकि समवर्ती सूची में है संविधान के, कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट में है। हाँ, तो दोनों बना सकते हैं। भारत सरकार ने बोर्ड बनाया। भारत सरकार ने इसी समाधान के लिए मॉडल बायलॉज में एक प्रोविजन डाला कि एनओसी की प्रक्रियाओं में बहुत परेशानियां हैं, कुछ विद्यालयों की अवस्थापना सुविधा में कमी है, तो उसके नाम पर समझौते करते हुए कुछ जो भ्रष्टाचार की गंध आने लगती है, और कुछ जब अधिकारियों के मन में लोभ होता है तो उसका भी परिणाम होता है भ्रष्टाचार के रूप में। इसलिए भारत सरकार ने एक प्रोविजन उसमें डाला था मॉडल बायलॉज में कि शिक्षा बोर्ड से जो जुड़ेंगे वो अपनी एनओसी के लिए एप्लीकेशन को भारतीय शिक्षा बोर्ड में डालने के साथ साथ राज्य सरकार को, उसके शिक्षा विभाग को, डायरेक्टर माध्यमिक को भी दे देंगे या सेक्रेटरी बोर्ड को दे देंगे। उत्तर प्रदेश के लिए जैसे, गुजरात के लिए गुजरात के स्टेट बोर्ड को दे देंगे। अगर 1 महीने के अंदर कोई आपत्ति नहीं आती है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड उसको मान्यता दे देगा, ये लिखा था। अब हुआ क्या, अब चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है तो हमें संबंधित प्रदेशों से भी अपने अधिकारियों को सर्कुलर जारी कराने के लिए प्रयास करना पड़ा। तो जब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में गए और चीफ मिनिस्टर से बात की, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भेजा, चीफ सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ भेजा, चर्चाएं परिचर्चाएं होती रही। फाइनली उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये कहा कि भाई आप हमारी एनओसी की हमारी पद्धति को मानेंगे तभी हम सर्कुलर जारी करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन हमारे मॉडल बायलॉज में तो ये है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे जो कैसे हम डबल स्टैंडर्ड कैसे रखें प्रदेश में, कॉन्करेंट लिस्ट में हमें भी अधिकार है। हमने एक बना रखा है सिस्टम कि फायर का ये होना चाहिए, स्ट्रेंथ ये होनी चाहिए, कैपेसिटी, और इतनी जमीन होनी चाहिए। तो वो हम उस मानक के विरुद्ध हम कैसे दे देंगे एनओसी। तो मुझे मजबूरन उनकी बात को मानना पड़ा। इसलिए मानना पड़ा, हमने उनसे कहा, बहुत ही अनौपचारिक पारदर्शी ढंग से बता दूं, हमने कहा कि ठीक है, अभी हम शैशवावस्था में हैं, आपसे इस सर्कुलर को जारी कराने के लिए आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन कालांतर में हम अपने मॉडल बायलॉज से ही चलेंगे। जब आपको ये आभास हो जाएगा कि हमारे बोर्ड के भी एफिलिएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कमतर नहीं है, तब हम एनओसी के इस जंगल से लोगों को बाहर निकालने के लिए मॉडल बायलॉज के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में आपकी जिद है
तो हम ये लिख करके दे रहे हैं कि प्रारंभ में हम आपके एनओसी की प्रक्रिया का ही पालन करें। ये कहानी है। उत्तर प्रदेश में 7 से 6.5-7 लाख स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, लगा के वो 5वीं के भी, जूनियर के भी, 8वीं के भी और आपके मिडिल के भी हैं, वो 12वीं के भी हैं। और जब आप उन स्कूलों को देखोगे तो उनकी फीस भी इस तरह की है कि कहीं आपके, जब हम गाजीपुर में जाएंगे, जो आपका क्षेत्र है, वहाँ 80-90 रुपए भी लेते हैं लोग बाग स्कूल की फीस। हो सकता है आपका सीबीएसई का हो, उसकी फीस ज्यादा हो। लेकिन मेरा जो कहना है, ये जो स्कूल इतनी कम फीस पे, आप जब गाजियाबाद, नोएडा में देखोगे तो ये स्कूल 500-500 रुपए की फीस में पढ़ा रहे हैं। किस कारण से पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनका खर्च नहीं है, इसलिए ये पढ़ा पा रहे हैं। और यूपी की जनता इसीलिए पढ़ रही है, क्योंकि यूपी में मैं यूपी के बारे में ज्यादा जानता हूं। यूपी में जब आप देखोगे तो आम आदमी की स्कूल की फीस देने की कैपेसिटी नहीं है, जब भी हमारे स्कूल चल रहे हैं, नहीं चलते। दूसरी, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी बोर्ड का भी वही है जो सीबीएसई का है, या जो अब यूपी बोर्ड ने भी बढ़ा दिया, उसने भी 5000 मीटर कर दिया है, यदि वही इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमारे इन सभी लोगों को और 7 लाख स्कूलों को एक तरीके से वहां से निराशा मिल रही है आपके यहां से। यदि उसमें कोई परिवर्तन होता हो तो निश्चित रूप से हम सब आपसे जुड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे सवाल जो आपने उठाया है, ये शासन की नीतियों से बहुत जुड़ा हुआ है। आदर्श स्थिति तो ये होती है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था करे, प्राइवेट सेक्टर्स को आना ही ना पड़े। आदर्श स्थिति तो ये है। ये भी सही है कि जो एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास का जो ग्रुप है, जो अभिभावक फीस ज्यादा नहीं दे पाता, वो भी अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहता है। इसके लिए आप जिन विद्यालयों की चर्चा कर रहे हैं, उन विद्यालयों को बीच में आना पड़ता है। ये भी सही है, मैं उनका हमेशा अभिनंदन करता हूं। और दिल्ली में तो और स्थिति है ऐसी। आप उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप दिल्ली को अगर सर्वे करेंगे तो दिल्ली के जितने भी आपको मिलेंगे 60-70% पॉपुलेशन, उनकी 80% की स्थिति यह है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें लिमिटेड सीट्स हैं, और प्राइवेट स्कूल के लिए जगह इतनी महंगी है कि वो स्कूल खोल ही नहीं सकते। और हॉरिजॉन्टल की बजाय अगर वर्टिकल पॉलिसी नहीं बनती है कमरों की संख्या के आधार पर, तो नहीं हो सकता। तो मैं इस पॉलिसी के लिए भी विचार करके दिल्ली के लोगों की बैठक किया था 1.5 साल पहले। तो जो शिक्षा मंत्री थे, अब वो तो वहां पर गड्ढमड्ढ हो गया, तमाम तरह की स्थितियां, तो किससे बात करेंगे स्पष्ट नहीं है। लेकिन 1.5 साल पहले जब स्थिति स्पष्ट थी तो शिक्षा मंत्री से मिलकर हमने दिल्ली के ये सवाल उठाया था कि चूंकि आप लोग जिद करते हो स्टेट गवर्नमेंट कि हम जब तक एनओसी नहीं देंगे तब तक आप किसी बोर्ड को मान्यता स्कूल को मत दीजिए। आप ये राज्य सरकारें जिद करते हैं, सारी राज्य सरकार पूरे देश की, और आपने एनओसी की इतने कठिन नियम बना दोगे और उसमें भी इधर उधर की बातें सुनाई पड़ती हैं, तो उसमें फिर आम बच्चा कैसे एकोमोडेट होगा अपने स्कूल एजुकेशन के लिए। यह सवाल मैंने उठाया था। उनको सुझाव भी दिया था कि आप ये सब कर सकते हो, लीनियंसी अपनी एनओसी में, ताकि हम और विद्यालयों को जोड़ सकें। यही बात हमने उत्तर प्रदेश को भी दिया है। आपको मैं बस एक छोटा सा बताऊं कि हमने अपने बाइलाज में, अगर कोई नगर निगम में खोलता है 50 लाख से कम आबादी वाले, तो उसको हमने 3000 वर्ग मीटर कर दिया है। और अगर 50 लाख से आबादी जैसे दिल्ली वगैरह ऊपर वाले शहर हैं, बॉम्बे वगैरह हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो नोटिफाइड, तो उसको हमने 1500 वर्ग मीटर कर दिया है। ट्राइबल इलाकों में, हिल एरियाज में हमने 1500 वर्ग मीटर कर दिया है। ये इसीलिए किया है कि ताकि जमीनें बहुत महंगी हैं, वहां अगर विद्यालय नहीं खुलेंगे, जरूर एनसीएफ एक और कह रहा है प्लेग्राउंड होना चाहिए, एनसीएफ कह रहा है कि ओपन लैब होना चाहिए। अब वो पॉलिसी कुछ कह रही है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर कम करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट बीच में खड़ी हो जाती है तलवार लेके कि आप अगर मान्यता इस तरह दे दोगे
तो अंडर क्वालिटी स्कूल खुल जाएंगे, एनसीएफ का पालन नहीं होगा। फिर भी हमने जितना हो सकता है उसमें हमने डाला हुआ है, और फर्दर रिलैक्सेशन के लिए गवर्नमेंट में हमने सुझाव भी भेजे हैं। आपके और सुझाव आ जाएंगे, उन सुझावों को लेकर के मैं दोबारा भी मिलूंगा सरकार से कि भाई अपनी एनओसी को हमारे अपने में थोड़ा सा नरम हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा विद्यालय खुलें। मकसद होना चाहिए अच्छी पुस्तक, अच्छी शिक्षण पद्धति, अच्छे विद्यार्थी, और संचालक और विद्यार्थी और के बीच का इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। ये आदर्श स्थिति होगी।